तो ये आना चाहिए लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो, एफ ऑफ जीरो प्लस एच करोगे तो एक्स की जगह पर एच आ जाएगा, एच प्लस सी पावर वट एवर 1/3 माइनस 1 अपॉन एच। तो सबसे पहले ये तो सोचो कि इंडिटरमिनेट फॉर्म बन भी रहा है कि नहीं बन रहा है। अगर तुम एच का वैल्यू जीरो डालते हो यहाँ पे तो वैल्यू क्या आ जाता है, c माइनस 1 अपॉन अ नंबर टेंडिंग टू जीरो, ये तो आ रहा है। हाँ तो क्या ये बन रहा है, वैसा फॉर्म बन रहा है? सर, इनडिटरमिनेट तो है। और अगर इंडिटरमिनेट नहीं बना, इंडेफिनिट मतलब ये इन्फिनिटी बन गया, तब तो लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। हाँ सर, मतलब अनडिफाइंड है। हाँ, तो हमें क्या करना है, हमें वो बोल रहा है कि फंक्शन कंटिन्यूअस है, तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ इंडिटरमिनेट बनना ही चाहिए, फाइनाइट लिमिट आनी चाहिए। ओ, तो तो ये बाउंडेड है। के लिए हम क्या बोलेंगे कि c माइनस 1 शुड बी जीरो होना चाहिए, तो c का वैल्यू 1 आ जाना चाहिए। सी सर, हाँ मतलब सर वो c टू दी पावर 1/3 होगा ना, मतलब तो भी 1 ही आएगा, पर हाँ हाँ भाई, मतलब सॉरी, तो भी 1 ही आएगा। c टू दी पावर 1/3, तो भी c का वैल्यू 1 ही आएगा। तो बेसिकली यहाँ पे हाँ हम क्या बोलेंगे, सिंस लिमिट मस्ट बी फाइनाइट, देयरफॉर ये जो वैल्यू आ रहा है इससे को हम न्यूमरेटर को जीरो करेंगे तो c का वैल्यू 1 आ जाएगा। तो अब हमें क्या मिल रहा होगा, लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो, c की जगह हम 1 रखेंगे तो इट इज 1 प्लस एच रेज टू द पावर 1/3 माइनस 1 अपॉन एच। अब कर लो यार, इसको डिफरेंशिएट करके कर लो या ओपन करके कर लो, बाइनोमियल लगा के कर लो, जो मन करे वो कर लो। बाइनोमियल भी लगाएंगे तो हम ये 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर एन के लिए हम क्या बोल सकते हैं, 1 प्लस एन एक्स। हम्म 1 1 कैंसिल करो, एच कैंसिल करो, तो ये आ गया 1/3। हाँ ई पावर ए इक्वल टू बी इक्वल टू 1/3 करोगे, हाँ सर, आ गया। सब आ गया, सी का वैल्यू भी आ गया। अच्छा हाँ क्वेश्चन सर। था। हाँ क्लियर है? हाँ सर। हाँ सर। नोट कर लिया ना? हाँ चलो अब आगे चलते हैं यार। कोई नोट, किसी को और नोट करना है क्या? नहीं सर। ठीक है, आगे चलते हैं। अब आगे हमारे पास है टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, तो मैं ना इसका एक चार्ट बना देता हूँ। चार्ट बना दूंगा तो थोड़ा अच्छे से समझ में आएगा। तुम लोग चाहो तो उसका एक पिक्चर भी लेकर के रख लेना। मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी।
तो ऐसा बनाया मैंने, एक बनाया डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड, डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड, और दूसरा बनाऊंगा डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकंड काइंड। ध्यान से देखना, यहां पे क्या होगा, लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट आर फाइनाइट, और यहां पे क्या होगा, एट लीस्ट वन ऑफ LHL और RHL इज इनफाइनाइट। तो इधर आ गया हमारे पास, जो यहाँ वाला केस है उसमें दोनों ही फाइनाइट होने चाहिए, ये श्योर सी बात है। तो अब इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम दो केसेस बनाते हैं। एक आता है रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी, रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी, और दूसरा आता है नॉन रिमूवेबल। अच्छा देखो, कई कई भी जगह पे जो ये क्लासिफिकेशन मैं दे रहा हूँ ना, इसकी वजह उसने क्लासिफिकेशन दे रखा होगा, मैंने दिया फर्स्ट काइंड एंड सेकंड काइंड, उसने दिया होगा रिमूवेबल एंड नॉन रिमूवेबल। तो मैं तुम्हें पहले ही बता देता हूँ कि भाई ये वाला जो होता है ना, ये ऑलवेज नॉन रिमूवेबल होता है, इसमें हम कुछ कर ही नहीं पाते हैं कभी भी। फर्स्ट काइंड में ही ऐसा होता है कि नॉन रिमूवेबल के साथ साथ में रिमूवेबल वाला भी काइंड आ सकता है। तो कभी कभी वैसा दिया हो सकता है, लेकिन फिर भी तुम ध्यान से देखते हो तो तुम्हें सब क्लियर हो जाएगा। रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी कौन सी होती है, जहाँ पे LHL एंड RHL इक्वल होते हैं, और नॉन रिमूवेबल के केस में क्या होगा, LHL इज नॉट इक्वल टू RHL का केस बन जाएगा। और अगर इनफाइनाइट है तब तो डेफिनेटली वो नॉन रिमूवेबल है ही है। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ फर्दर दो केसेस बनेंगे। इधर इसमें एक केस बनता है मिसिंग पॉइंट, मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी, और दूसरा केस बनता है आइसोलेटेड पॉइंट डिसकंटिन्यूटी। अब ये कौन से केसेस हो गए, मिसिंग पॉइंट में क्या होता है कि फंक्शन का वैल्यू डिफाइन नहीं होता, वैल्यू ऑफ फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट। और यहां पे क्या होता है कि वैल्यू ऑफ फंक्शन तो होता है, बट ये लिमिटिंग वैल्यू के इक्वल नहीं होता है। मतलब ग्राफिकली अगर हम इसको, इस पॉइंट को समझने की कोशिश करें, तो ये हमें कैसा दिख रहा होगा, ग्राफिकली कुछ ऐसा दिख रहा होगा कि यहाँ पे फंक्शन का वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, और यहाँ पे क्या है कि फंक्शन का वैल्यू हो सकता है एग्जिस्ट कर रहा हो, लेकिन वो लिमिटिंग वैल्यू के इक्वल नहीं है। मतलब पॉइंट कहीं और चला गया, आइसोलेट हो गया है, यहाँ पॉइंट मिस हो गया, यहाँ पे पॉइंट पे वैल्यू आइसोलेट हो गया है। रिमूवेबल इसलिए बोलते हैं क्योंकि एक ही पॉइंट पे डेफिनेशन गड़बड़ हुई है, तो उसको रीडिफाइन करके हम दोबारा से डिसकंटिन्यूटी को रिमूव कर सकते हैं। ये बात समझ में आ रही है? सर क्या सर, आप रिपीट कर सकते हो सर, एक बार? कहाँ से नहीं सुना वो बताओ। सर आइसोलेटेड के बाद। मैंने बोला आइसोलेटेड पॉइंट है, ये मिसिंग पॉइंट है। इसमें क्या है कि फंक्शन मतलब लिमिटिंग वैल्यू इसमें सेम है, लिमिटिंग वैल्यू सेम है, फंक्शन का वैल्यू मिस हो गया है। अच्छा। यहाँ पे भी लिमिटिंग वैल्यू सेम है, फंक्शन का वैल्यू आइसोलेट हो गया है। तो हम क्या करते हैं कि केवल एक पॉइंट पे अगर हम थोड़ा सा डेफिनेशन चेंज करते हैं तो डिसकंटिन्यूटी को इजीली रिमूव किया जा सकता है। अच्छा ठीक है सर। इसीलिए हम इसको रिमूवेबल बोलते हैं, क्योंकि एक पॉइंट पे डेफिनेशन चेंज करना होता है बस। और जबकि ये जो नॉन रिमूवेबल है, इसमें क्या LHL और RHL इक्वल ही नहीं है। इसका अगर हम ग्राफ बनाएंगे तो ये कुछ ऐसा दिख रहा होगा तुम्हें कि लेफ्ट हैंड लिमिट कुछ और आ रहा है, राइट हैंड लिमिट कुछ और जा रहा है। हो सकता है फंक्शन का वैल्यू इनमें से किसी एक के इक्वल हो सकता है किसी के भी इक्वल ना हो। ठीक है, तो यहाँ पे तो डेफिनेशन ही पूरी गड़बड़ हो गई, एक साइड की डेफिनेशन कहीं और चली गई है। हाँ बोलो।
क्लियर है? हाँ सर। तो होगा क्या, जब यहाँ पे डेफिनेशन कहीं और चली गई है, इतना बड़ा गैप आ गया है, तो ये जो गैप बनता है ना लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट के बीच में जो गैप बनता है, इस गैप को हम बोलते हैं डिसकंटिन्यूटी जंप। कभी कभी क्वेश्चन में वो तुमसे ये भी कैलकुलेट करने के लिए बोलेगा। तो डिसकंटिन्यूटी जंप कैलकुलेट करने का मतलब क्या है कि तुम्हें ये गैप कैलकुलेट करना है, एलएचएल और आरएचएल के बीच का डिफरेंस कैलकुलेट करना है। ये समझ में आया? हाँ हाँ सर। ठीक है। अब आते हैं डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकंड काइंड में। तो ये वाला केस कैसा है, जैसे एग्जांपल हम लोगों ने पहले भी देखे हैं। सपोज मैं बोल देता हूँ y इक्वल टू 1/x का ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं और हम चेक करते हैं इसको एट x इक्वल टू 0। तो जब y इक्वल टू 1/x का ग्राफ प्लॉट करोगे तो तुम्हें पता है कि वो हाइपरबोला वाला फंक्शन बनने वाला है, और ये कुछ ऐसा बनेगा, यहाँ से ऐसा और यहाँ से ऐसा। एट x इक्वल टू 0 देखोगे, तो अगर एट x इक्वल टू 0 तुम देख रहे हो, तो राइट हैंड लिमिट तुम्हारी कहाँ पे जा रही होगी, प्लस इन्फिनिटी पे जा रही है, और लेफ्ट हैंड लिमिट जो है वो माइनस इन्फिनिटी पे जा रही है। तो इस केस में हम क्या बोलेंगे कि इनफाइनाइट लिमिट हो गई है। इनफाइनाइट लिमिट होने का मतलब क्या हो गया कि सेकंड काइंड की डिसकंटिन्यूटी हो गई और नॉन रिमूवेबल है, ये श्योर है। क्लियर? सर तो हाँ सर। लॉग फंक्शन में डिसकंटिन्यूटी और सेकंड काइंड उसी में आएगा। बिल्कुल। जहां पे भी वो इनफाइनाइट वैल्यू ले रहा होगा, कोई भी एक लिमिट अगर इनफाइनाइट हो जाती है तो वो डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकंड काइंड में आ जाता है। कोई डाउट? नहीं सर। नहीं सर। ठीक है। लेकिन एक चीज सर याद रख, सर लॉग सेकंड काइंड में कैसे आएगा सर? मैं वही बस समझा, वही एक्सप्लेन करने वाला था मैं। देखो लॉग अगर तुम बोलोगे ना, तो वैसे तो लॉग कंटिन्यूअस है अपनी डोमेन में। हम्म। इस पॉइंट को समझना, लॉग कंटिन्यूअस है अपनी डोमेन में। अब उसकी डोमेन कहाँ से स्टार्ट होती है, उसकी डोमेन स्टार्ट होती है 0 के आगे से। ऐसा ग्राफ बनता है ना लॉग का। हाँ। लेकिन अगर कोई बोले कि चेक द कॉन्टिन्यूटी एट x इक्वल टू 0, अच्छा तो LHL है ही नहीं। हाँ एग्जैक्टली, एलएचएल है नहीं, फंक्शन का वैल्यू है नहीं, और आरएचएल कैलकुलेट करने जाओगे तो वो माइनस इन्फिनिटी जा रहा है। हाँ। समझ में है ना? अगर कभी कोई ये बोले कि चेक द कॉन्टिन्यूटी एट x इक्वल टू 0, तो तुम बोलोगे डिसकंटिन्यूअस है, अदरवाइज लॉग अपनी डोमेन में कंटिन्यूअस है। हाँ सर। ठीक है ना? ऐसे ही जैसे tan x का ग्राफ अगर हम बना ले, तो tan x पे अगर कोई बोलेगा कि x इक्वल टू पाई/2 पे चेक करो तो डिसकंटिन्यूअस है, बट अगर अपनी डोमेन में देखोगे तो कंटिन्यूअस है, क्योंकि हम्म। पाई/2 जनरली उसकी डोमेन में नहीं आता है। अब ये किसी को अगर नोट करना हो तो फटाक से नोट कर लो, फिर कुछ स्पेशल केसेस देखते हैं।
नोट किया यार? हाँ सर। गुड। अच्छा, अब जैसे कुछ स्पेशल केसेस हैं, एक ये केस है, इसकी पिक्चर ढूंढते ढूंढते यार मेरी हालत खराब हो गई थी। इंटरनेट पे बड़ी मुश्किल से एक अच्छी पिक्चर मिली है। ये मिली है एक अच्छी पिक्चर। ध्यान से देखो यहाँ पे क्या लिखा मैंने, यहाँ पे लिखा हुआ है कि साइन ऑफ 1/x एट x इक्वल टू 0। ये फंक्शन को हम बोलते हैं कि ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, और इसके पास जो डिसकंटिन्यूटी है वो कौन सी वाली डिसकंटिन्यूटी है? वो डिसकंटिन्यूटी है ऑसिलेटरी डिसकंटिन्यूटी। ये क्यों ऐसा हम बोलते हैं, उसका ग्राफ भी हमें यहाँ बनता हुआ दिख रहा है। तुम ऐसे समझ के देखना कि मैं एक साइड से ग्राफ बना करके दिखा रहा हूँ, वहां से देखना, समझने में धीमे धीमे। साइन का वैल्यू अगर मैं यहाँ पे x का वैल्यू इन्फिनिटी रखता हूँ तो ये साइन 0 बन जाएगा, जिसपे वैल्यू इसका 0 आ रहा होगा। ठीक है? अच्छा, x इन्फिनिटी पे ये 0 बना है, जब यहाँ पे मैं x का वैल्यू 2/पाई रखूंगा तो यहाँ पे साइन पाई/2 बन जाएगा, दैट इज 1। साइन का ग्राफ पता है ना, 0 से पाई/2 फिर पाई, हाँ इसी सर। तरीके से चलता है। हाँ सर। तो यहाँ से ये जो ग्राफ 0 से स्टार्ट हुआ होगा, ये ग्राफ यहाँ से ऐसा आएगा, और 2/पाई पे जाकर के ये वाला ग्राफ 1 बन जाएगा। फिर 2/पाई के बाद मैंने यहाँ पे दूसरा वैल्यू रखा 1/पाई। ये सब मैं वहीं से सोच सोच के रख रहा हूँ कि 0, फिर पाई/2, फिर पाई, फिर 3 पाई/2, वहीं से सोच सोच के रख रहा हूँ कि इसके लिए 0 कब बन रहा होगा, इसके लिए 0 इन्फिनिटी पे बन रहा होगा। फिर इस केस में पाई/2 कब बन रहा होगा, जब मैंने 2/पाई रखा होगा। फिर पाई कब बन रहा होगा, जब मैंने 1/पाई रखा होगा। तो साइन जब 1/पाई रखोगे तो साइन पाई दोबारा से 0 हो जाएगा। ठीक है? फिर -1 आएगा तो हमें रखना पड़ेगा 2/3 पाई। 2/3 पाई यहाँ पे कहीं आ रहा होगा। फिर उसके बाद 1/2 पाई। फिर उसके बाद ऐसे करके रखते जाएंगे। तो देखो, पहला वाला 1 आने में बहुत टाइम लगा, इन्फिनिटी से यहाँ तक का टाइम लगा। दूसरा वाला 1 यहाँ पे बहुत जल्दी आ जाएगा। फिर तीसरा वाला 1 और जल्दी आ जाएगा, और ये जब 0 की तरफ जाएगा तो ये इस तरह से ऑसिलेशन दिखाएगा जैसा यहाँ दिखा रहा है। इतना फास्ट ऑसिलेशन दिखाएगा, इतना फास्ट ऑसिलेशन दिखाएगा कि जब ये x इक्वल टू 0 की तरफ जा रहा होगा तो हम बोलेंगे कि इट इज मूविंग बिटवीन -1 एंड +1। मतलब -1 और +1 के बीच में घूम रहा है, ये तो तय है, लेकिन उसका एग्जैक्ट वैल्यू क्या है ये किसी को नहीं पता है। हाँ सर। बात समझ में आ रही ना? तो इसलिए हम क्या बोलेंगे कि 0 + h पे और 0 - h पे उसका वैल्यू क्या है, उसके फास्ट ऑसिलेशंस की वजह से किसी को पता नहीं चल रहा है। इसके लिए दिस फंक्शन इज discontinuous and having the oscillatory discontinuity। हाँ सर। ठीक है? ये केस हो गया। इसके बाद नेक्स्ट ये, हाँ एक ये केस भी है। इसको हम बोलते हैं कि यहाँ पे जो फंक्शन दिया हुआ ना, दिस फंक्शन इज नोन एज पॉइंट फंक्शन। दिस फंक्शन इज नोन एज पॉइंट फंक्शन। ध्यान से देखो, अगर तुम इसका डोमेन निकालोगे तो डोमेन आने वाला है x इक्वल टू 1 ओनली। चेक करके देख लो एक बार। हाँ सर, 1 ही आएगा। और 1 पे अगर हम फंक्शन का वैल्यू देखेंगे तो फंक्शन का वैल्यू आ रहा है 0। अब प्रॉब्लम यह है कि ये पॉइंट फंक्शन बन गया है, ना तो लेफ्ट हैंड लिमिट है और ना ही राइट हैंड लिमिट है। इसलिए फंक्शन को हम क्या बोलते हैं कि पॉइंट फंक्शन है एंड डिसकंटिन्यूअस है। ठीक है? ऐसे ही एक और स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शन होता है जिसको हम बोलते हैं डिरिचलेट फंक्शन। ये क्या बोल रहा है कि रैशनल वैल्यूज के लिए 1 है और इरेशनल वैल्यूज के लिए 0 है। तो हम इसका ग्राफ कभी प्लॉट कर ही नहीं सकते।
सर इसका ग्राफ हम प्लॉट ही नहीं कर सकते। क्यों? सोच के बताओ क्यों। एक्स एक्सिस पे रैशनल नंबर कैसे? एक्स एक्सिस सर पे मतलब नंबर √2 √3 करके दिखा सकते हो, और कैसे? सर मतलब वो ऐसा बीच बीच में रैशनल हो जाएगा, बीच बीच में रैशनल हो जाएगा तो एग्जैक्टली exactly, क्योंकि एक कंडीशन होती है ना कि बिटवीन एनी टू रैशनल पॉइंट देयर विल बी इनफाइनाइटली मेनी इरैशनल पॉइंट्स, ओके हाँ एंड बिटवीन टू इरैशनल पॉइंट्स देयर विल बी इनफाइनाइटली मेनी रैशनल पॉइंट्स। रैशनल। रैशनल पॉइंट। तो अब जो रैशनल पॉइंट है उसका जो एडजेसेंट पॉइंट है वो रैशनल है इरैशनल, ये तो किसी को पता नहीं है, क्योंकि 1 के बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है दैट इज रैशनल और इरैशनल किसी को नहीं पता। हम्म। तो इसका ग्राफ अगर बनाने चलोगे तो बहुत क्लाउडी सा ग्राफ बनेगा। कुछ कुछ वैल्यू 1 पे जा रहे होंगे और कुछ कुछ वैल्यू 0 पे जा रहे होंगे, इसलिए हाँ ऐसे फंक्शन को हम बोलते हैं कि दिस फंक्शन इज डिसकंटीन्यूअस एट ईच एंड एवरी पॉइंट। ठीक है सर। व्हाई? बिकॉज वी डोंट नो दैट द एडजेसेंट पॉइंट, जैसे सपोज मैं बोलता हूँ कि वी आर टॉकिंग अबाउट x इक्वल टू 1, तो वी डोंट नो दैट फॉर RHL द नेक्स्ट पॉइंट मींस 1 plus h is rational or irrational. We don't know about that. Therefore, we cannot define the value of the function or limiting value of the function. सर ले- आपने पॉइंट फंक्शन के लिए क्या बताया था, एक बार बता सकते हो? मैंने पॉइंट फंक्शन के लिए बताया कि फंक्शन का वैल्यू वहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है, बट LHL एंड RHL दोनों ही एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं। ओके ठीक है सर। ठीक है। हाँ सर। तो अब भाई इसका यूज करते हैं जो भी कुछ अभी हमने पढ़ा, और इसका यूज करके हम ये सॉल्व करते हैं 39th एंड 40th। सर जंप ऑफ डिसकंटिन्यूटी मतलब RHL माइनस LHL। एग्जैक्टली exactly. उसका मॉड करो, सॉल्व करो।
अच्छा 39 और 40 दोनों करना है। हेलो, हाँ भाई क्या बोल रहे हो, बोलो। अच्छा 39 और 40 दोनों करना है ना। हाँ यार कल यार तुम्हारे लेक्चर के साथ में क्या खतरनाक कांड हुआ। तुम लोग कितनी देर तक वेट कर रहे थे यहाँ पे? सर मेरा तो इंटरनेट ही ऑफ हो गया था कल शाम को। So कल मैं तो 40 रुका था कि इंटरनेट कब आए। नौनिका गौरी का तो 2 बार कॉल भी आया था, गौरी की मॉम का मेरे पास। So मैंने 40 minutes wait. तूने हाँ सर, पीठ कैसी है? हाँ सर. आज तो ठीक है यार, कल एक्चुअली क्या कर रहा था मैं, वो इंस्टाग्राम पे फिटनेस की वीडियो डालने के चक्कर में ना मैंने एक देखा था, विद्युत जम्वाल का एक वीडियो देखा था। अरे सर उसका स्टंट क्यों कर रहे थे सर आप? अरे वो मुझे लगा कि मेरे से हो जाएगा यार, वो कुछ करते ना बंगालीज में दुर्गा पूजा के टाइम में, वो हाथ में वो दिया विया लेकर के। सर वो अच्छा दोनों ही नाच वो। बोलते हैं, हाँ वो हाँ, पता है, मैंने किया है वो. तो उसको ऐसा लेकर के घुमाते हैं, इन्फिनिटी बनाते हैं, वो धुनुषियां ऐसा ही बोल रही है, वही वही वर्ड बोलते हैं। हाँ सर वो करते हैं हम लोग हर बार पूजा के टाइम. सर और उसमें सर आपकी पीठ चली गई। हाँ उससे पीठ पीठ हाँ इंजर हो गई। सर. वो वो एक्चुअली यार कैसे? मैंने क्या किया ना, उसका कुछ वो होता है, उसको करने का हाथ पूरा सा इन्फिनिटी के उसमें घुमाने के लिए क्या होता है कि आपको थोड़ा बॉडी को भी मूव करना होता है साथ। हाँ सर पता है, किया है वो डांस. तो वो पूरा बॉडी उसके साथ में मूव करना होता है। मैंने क्या किया, बॉडी मूव नहीं किया, केवल हाथ ऐसे ऐसे मूव किया। 2 बार 3 बार किया, मेरा पूरा बैक खत्म हो गया। सर उसमें बहुत बार वो अंदर जो ऐश, मतलब उधर ऐश डालते हैं और उधर मतलब वो धुआं निकलता है. तो हाँ वो बहुत बार मेरे पैर में भी और पड़ा है, तो रामलीला, वो बहुत रामलीला बार टाइप्स पूरा, सर। हाँ, हाँ पैर में पूरा रामलीला। चल जाता है. मैं ऐसा, हाँ उसमें मैंने क्या किया था कि एक वो लिया था, कटोरी में पानी ले रखा था। मैं सोच रहा था पानी लेकर के करता हूँ कि गिरेगा नहीं पानी, और मैं बॉडी में मूव नहीं कर रहा था, और वैसे ही मैंने सुबह सुबह ट्राई किया। और उसके बाद दोपहर होते होते जो पेन होना स्टार्ट हुआ, मतलब मैं बैठ ही नहीं पा रहा था। पेन किलर खा के मैं सोया, फिर सोता ही रहा। फिर कल मैं सोता ही रहा, पता है, कल मैं उठा ही नहीं, मैं सुबह उठा हूँ जाकर के, जब मैंने मैसेज डाला उस ग्रुप पे। सर मुझे 39 आ गया। हाँ 40 सर कर रहा हूँ। तो 39 का राइट हैंड लिमिट नहीं आ रहा, मतलब समझ में. राइट हैंड लिमिट तो आसान है यार, 1+h वाला, वो तो सीधा सीधा फैक्टराइजेशन से ही खत्म हो जाएगा, 2 आ जाएगा। सर ऊपर वाला नहीं, नीचे वाला. तो नीचे वाला तो बेटा लेफ्ट हैंड लिमिट है ना। अच्छा सॉरी सर, उल्टा लिखा है, बट सर वो नहीं आ रहा, मतलब e to लेफ्ट the हैंड लिमिट power. अगर तुम निकालोगे तो ये हो जाएगा लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, एफ ऑफ 1 - h करेंगे तो आएगा 1 - sin π/2 इंटू 1 - h, और डिनोमिनेटर में आ रहा होगा e पावर 1 - h - 1 अपॉन -1. लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, यहाँ पे आ जाएगा 1 - π/2 का अंदर sin π/2 माइनस थीटा cos थीटा, तो इट इज cos πh/2 और डिवाइडेड बाय e रेज टू द पावर -h - 1। अब तुम चाहो तो इसको डिफरेंशिएट कर लो, अगर डिफरेंशिएट करना चाहते हो तो। अगर नहीं करना चाहते हो, हाफ एंगल फार्मूला भी यूज कर सकते हैं। डिफरेंशिएट करोगे तो बहुत इजीली हो जाएगा। हाफ एंगल फार्मूला यूज करोगे तो आएगा 2 sin² θ/2, यानी πh/4 आ जाएगा। ठीक है, और नीचे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, e पावर -1। तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हमें h² से मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा, और इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हमें -h से मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा। तो हम एक h कैंसिल करके, और चाहे तो माइनस साइन हम बाहर निकाल देंगे, माइनस बाहर निकाल दिया हमने, चलो। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, 2 टाइम्स साइन kx/x वाला फॉर्मूला लगाओगे तो ये π/4 का होल स्क्वायर बन जाएगा। यहाँ पे एक h रहेगा, ये वैल्यू 1 बन जाएगी, और बाद में जब h का वैल्यू 0 डालोगे तो पूरा वैल्यू 0 आ जाएगा। अदरवाइज तुम क्या कर सकते हो, यहाँ पे अगर तुम एल ऑर्बिटल लगा लोगे इसी स्टेप पे, तो क्वेश्चन और इजीली हो जाएगा।
ठीक हमें रेडी करना पड़ेगा, ठीक है ना? हाँ सर। सर हेलो हाँ सर, 40th वाले में मुझे LHL आ रहा है e टू द पावर इन्फिनिटी माइनस वन अपॉन e टू द पावर माइनस इन्फिनिटी माइनस वन। तो e टू द पावर माइनस इन्फिनिटी तो जीरो हो जाता है ना। अच्छा वो, अच्छा नहीं, दोनों में e टू द पावर माइनस इन्फिनिटी आ रहा तुमने क्या निकाला, LHL? है। पहले LHL निकाला। चलो पहले LHL देख लेते हैं। तो पहले LHL निकालोगे तो हम बोलेंगे जीरो माइनस एच, लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो, LHL ही निकाल रहा हूँ मैं। जीरो माइनस एच करोगे तो ये आएगा ई पावर वन अपॉन माइनस एच प्लस मॉड ऑफ माइनस एच माइनस वन अपॉन ई पावर वन अपॉन माइनस एच प्लस बॉक्स ऑफ माइनस एच माइनस वन। ठीक है, तो ये आ गया लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो ई पावर, ये तो सीधा सीधा वन अपॉन जीरो आ रहा है ना। जो माइनस एस के लिए माइनस वन हो जाएगा। अब ध्यान से देखो ये क्या आ रहा है, ई पावर वन बाई जीरो, दैट इज नॉट डिफाइंड। सोहम, हाँ हाँ सर, अभी समझा। LHL से ही क्लियर हो गया। हाँ। आगे चले। हाँ सर। आगे थ्योरम्स ऑन कॉन्टिन्यूटी। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एफ एंड जी आर टू फंक्शंस विच आर कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू सी। अगर दो कंटिन्यूअस फंक्शन है तो हम उनका एडिशन देखेंगे या सब्ट्रैक्शन देखेंगे या मल्टीप्लिकेशन देखें, डिवीजन देखें, ये सब का सब कंटिन्यूअस होता है वहां पे। बस ये याद रखना कि डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए। अगर दो फंक्शन कंटिन्यूअस हैं तो उनके जो भी कॉम्बिनेशन होते हैं, पॉसिबल कॉम्बिनेशन, वो सब कंटिन्यूअस होते हैं। और बस हमें इतना याद रखना होता है कि एफ एक्स अपॉन जी एक्स के केस में डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए। ये बात समझने में कोई डाउट है तो पूछ लो अभी मुझे। नहीं सर। ठीक है। अच्छा, दूसरा केस क्या बोलता है कि सपोज अगर एक फंक्शन कंटिन्यूअस है और दूसरा डिसकंटिन्यूअस है, ठीक है, तो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन तो श्योरली डिसकंटिन्यूअस होने वाला है। मतलब जैसे सपोज मैं बोल रहा हूँ कि एक फंक्शन है एफ एक्स है कंटिन्यूअस, यार इसको थोड़ा सा कलर चेंज, सपोज एफ एक्स है कंटिन्यूअस, तो एफ एक्स कंटिन्यूअस होने का मतलब क्या हुआ कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए एफ एक्स मस्ट बी सम एफ ए। और सपोज जी एक्स है डिसकंटिन्यूअस, तो हम बोलेंगे कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए जी एक्स जो है वो जी ए के इक्वल नहीं होना चाहिए, तो मैंने इसको जी ए प्लस सम लैम्डा कर दिया। कभी कभी वो हो सकता है डिफाइन ही ना हो वहाँ पे, बट मैंने फॉर द टाइमिंग ऐसा अज्यूम किया कि वो सपोज जी ए प्लस लैम्डा आ रहा है, मतलब वो डिसकंटिन्यूअस है, इसलिए लिमिटिंग वैल्यू और फंक्शन का वैल्यू सेम नहीं होगा। ठीक है, ऐसा मैंने मान लिया। अब अगर मैं एक नया फंक्शन डिफाइन करता हूँ से एच एक्स दैट इज सम एफ एक्स प्लस जी एक्स, और मुझे चेक करना है कि क्या ये x इक्वल टू ए पे डिसकंटिन्यूअस है या कंटिन्यूअस है, तो मैं बोलूँगा कि भाई पहले तो फंक्शन का वैल्यू निकालो। फंक्शन का वैल्यू निकालोगे तो ये आ जाएगा एफ ए प्लस जी ए।
और दूसरा मैं बोलूंगा कि भाई इसका लिमिट निकालो, तो तुम बोलोगे लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए एच एक्स कैलकुलेट करते हैं, तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू एच एक्स करोगे तो ये हो जाएगा लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए एफ एक्स प्लस लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए एक्सटेंडिंग टू ए जी एक्स। तो हमें पता है कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू एफ एक्स का वैल्यू तो एफ ए आ जाता है, बट जी एक्स का वैल्यू जी ए प्लस लैम्डा आ जाता है। तो यहाँ से हमें क्लियरली पता चल रहा है कि जो लिमिटिंग वैल्यू है और ये जो फंक्शन का वैल्यू है, ये दोनों वैल्यूज इक्वल नहीं है। हाँ सर। या अगर हम एफ एक्स माइनस जी एक्स भी करते तब भी ऐसे ही होता। लेकिन ये बोल रहा है कि जो एफ एक्स इंटू जी एक्स है ना, वहां थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। मतलब ये तो श्योर सी बात है कि एडिशन वाला फंक्शन और जो सब्ट्रैक्शन से जो फंक्शन बनेगा वो दोनों तो श्योरली डिसकंटिन्यूअस होंगे। बट अगर हम प्रोडक्ट फंक्शन की बात करें, यानी कि एफ एक्स इंटू जी एक्स की बात करें, तो क्या गड़बड़ होगी। देखते हैं हम पहले प्रोडक्ट फंक्शन का वैल्यू। तो ये आ जाता है एफ ए इंटू जी ए। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो अभी मैं लिखने वाला हूँ यहाँ पे। अब अगर मैं निकालता हूँ लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए पी एक्स, ये निकालता हूँ, तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे भी जब तुम लिमिटिंग वैल्यू डालोगे तो ये आ जाएगा एफ ए इंटू, इधर आ जाएगा जी ए प्लस लैम्डा। देखो जनरली तो ये डिसकंटिन्यूअस ही होगा। अगर हम देखें पूरा मल्टीप्लाई करके ओपन करेंगे तो जो यहाँ से वैल्यू आने वाली है और जो ऊपर वाली वैल्यू है वो दोनों सेम नहीं है। तो मैं क्या बोलूँगा कि जनरली इट इज डिसकंटिन्यूअस, but if the value of continuous function is 0, जो भी कंटिन्यूअस फंक्शन है अगर उसका वैल्यू 0 आ गया, then product function will be continuous। अब जरा समझ के देखो मैंने क्या बोला है कि अगर एफ ए का वैल्यू 0 हो गया तो 0 इंटू जी ए करोगे तो भी 0 आएगा, और यहाँ पे 0 इंटू जो दूसरा करोगे वो भी 0 आ जाएगा। पॉइंट समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। ये एक्सेप्शनल केस है और इम्पोर्टेंट। सर तो एफ एक्स वाला फंक्शन हमेशा ही 0 होना चाहिए? नहीं, ये हमें याद रखना है कि एफ एक्स वाला फंक्शन अगर 0 हुआ, ओनली इन दैट केस, मतलब जो कंटिन्यूअस फंक्शन अगर वो 0 हुआ, ओनली इन दैट केस प्रोडक्ट फंक्शन जो है कंटिन्यूअस होगा, अदरवाइज इट इज ऑलवेज डिसकंटिन्यूअस। सर मतलब उस पॉइंट पे सिर्फ हाँ सिर्फ उस। कंटिन्यूअस होगा। हाँ। अच्छा ठीक है। ये बात आ रही है समझ में? हाँ सर। इस पे जेई में 2-3 बार क्वेश्चन आ चुका है, इसलिए मैंने इसको मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट करके डाल दिया। तुम लोग भी चाहो तो अपने उसमें डाल लेना। चले आगे। सर ये सब बुकलेट में लिखा हुआ है क्या? हाँ लिखा तो है। ठीक है सर। फिर यही लिखा हुआ है, ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना, इधर इसी पॉइंट में लिखा हुआ है। फिर थर्ड पॉइंट पे आते हैं। थर्ड पॉइंट क्या बोलता है कि अगर दोनों ही फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है तो भाई प्रोडक्ट फंक्शन के लिए कुछ भी नहीं बोला जा सकता। बट एडिशन और सब्ट्रैक्शन में क्या होगा, एटमोस्ट कैन बी। एटमोस्ट का मतलब समझना, एटमोस्ट का मतलब ये है कि जनरली तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों ही डिसकंटिन्यूअस होंगे, लेकिन अगर कंटिन्यूअस हुआ तो दोनों में से कोई एक हो सकता है, दोनों नहीं हो सकते। सर क्या? मैं बोल रहा हूँ कि अगर एफ एक्स और जी एक्स दोनों ही डिसकंटिन्यूअस है तो इनके एडिशन और सब्ट्रैक्शन से मैंने दो फंक्शन बना लिए। जनरली दोनों ही फंक्शन डिसकंटिन्यूअस रहेंगे जनरली।
लेकिन अगर कंटिन्यूअस हुआ तो दोनों में से कोई एक हो सकता है, दोनों कभी कंटिन्यूअस नहीं हो सकते। अच्छा ठीक है। अच्छा, इसको चलो प्रूफ भी कर लेते हैं। जैसे मैं बोल रहा हूँ कि सपोज एफ एक्स और जी एक्स दोनों डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है, तो मैं यहाँ पे ऐसा बोल रहा हूँ कि एफ एक्स भी डिसकंटिन्यूअस और जी एक्स भी डिसकंटिन्यूअस, दोनों ही डिसकंटिन्यूअस है। तो इसका मतलब सीधा सीधा क्या हुआ कि अगर मैं एफ ए का वैल्यू सॉरी लिमिटिंग वैल्यू देखूंगा, लिमिट एक्सटेंडिंग टू एफ एक्स देखूंगा, तो ऑब्वियसली एफ ए के इक्वल नहीं आना चाहिए, कुछ प्लस माइनस करके कुछ वैल्यू आ रही होगी। और ऐसा ही जब मैं देखूंगा लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए जी एक्स, तो उसका वैल्यू भी क्या होगा कि वो जी ए नहीं आना चाहिए बल्कि कुछ और आना चाहिए। ठीक है। अब अगर मैं एफ एक्स प्लस जी एक्स बनाऊं, एफ एक्स प्लस जी एक्स, और इसका लिमिटिंग वैल्यू निकालूं, लिमिटिंग वैल्यू एट एक्स इक्वल टू ए, तो वो वैल्यू क्या आ जाएगी, एफ ए प्लस जी ए प्लस लैम्डा प्लस म्यू। और अगर मैं एफ एक्स माइनस जी एक्स बनाऊंगा और मैं उसका लिमिटिंग वैल्यू निकालूंगा, तो वो क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा एफ ए माइनस जी ए प्लस लैम्डा माइनस म्यू, ऐसा आ जाएगा। और ध्यान से देखो कि यहाँ पे जो वैल्यू एफ ए प्लस जी है और ये लिमिटिंग वैल्यू दोनों ऑब्वियसली इक्वल नहीं आने वाली है, यहाँ पे भी लिमिटिंग वैल्यू इक्वल नहीं आने वाली है। अब फंक्शन का वैल्यू आना चाहिए एफ, इस केस में एफ ए प्लस जी ए, और इस केस में फंक्शन का वैल्यू आना चाहिए एफ ए माइनस जी ए। अगर मैं ऐसा बोलता हूँ कि सपोज लैम्डा माइनस म्यू जीरो हो गया सपोज, तो क्या लैम्डा प्लस म्यू भी जीरो हो सकता है? नहीं। या तो लैम्डा माइनस म्यू जीरो होगा, तो ये नहीं हो पाएगा। और अगर इसको जीरो किया तो फिर लैम्डा माइनस म्यू जीरो नहीं हो पाएगा। मतलब दोनों में से कोई एक ही है जो जीरो हो सकता है। मतलब अगर किसी को कंटिन्यूअस बनाया जाए तो इन दोनों में से एक ही फंक्शन है जो कंटिन्यूअस बनाया जा सकता है, दोनों को साइमल्टेनियसली कंटिन्यूअस नहीं बनाया जा सकता। पॉइंट क्लियर हुआ? हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, नोट करना है। हाँ, हाँ सर, एक सेकंड। सर 1 मिनट सर, मैं देख रहा हूँ कि है क्या बुकलेट में। हाँ सर हो गया। ठीक है।
चलो भाई आगे चलते हैं अब। जैसे ये वाला क्वेश्चन लिखा हुआ है एग्जाम्पल 35, ये इसका सॉल्यूशन देखे बिना ट्राई करो जरा। एग्जाम्पल 35 का सॉल्यूशन नहीं देख रहा।